बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। अब पेपर नज़दीक आ गए हैं, इसलिए हम पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंशाल्लाह सारे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेपर आपका किस पैटर्न का आएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि अनसर्कल द करेक्ट आंसर, यानी पहला MCQs का क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का। आगे पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में आपको 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। हर एक में 8 पार्ट दिए होंगे, जिनमें से आपने 5 करने होंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। इसका मतलब है कि 2, 3, 4 आपका 10 मार्क्स का पार्ट है। अब पार्ट 2 है, उनमें से 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ए बी पार्ट होंगे, और एक पार्ट के 4 मार्क्स होंगे और एक के 5 होंगे। तो आपने इनमें से 2 करने हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे काउंट, 18 मार्क्स। तो यहाँ पे 12, 30 प्लस 18 कितने हो गए, 60। अब हम पहला क्वेश्चन है इसका MCQs की तरफ आते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ निशान नहीं लगाऊंगी, बाकायदा आपको बुक का, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, अगर कोई सी टेबल में से आया हुआ है तो आपको टेबल बताऊंगी। अगर कोई पेज नंबर, जिस पेज नंबर से ये MCQs आया हुआ है वो भी साथ साथ लिखवाती हूँ, ताकि आप बुक पे भी निशान लगा लें और आपको तसल्ली हो जाए कि वाकई इसका ये आंसर है। अब सबसे पहले है कि द यूनिट ऑफ डेंसिटी। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इसका डी ऑप्शन है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पहले आप निशान लगा लें, फिर मैं आपको पेज नंबर लिखवाती हूँ। इसका 2 है, द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, इसका ए है, C इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल M डेल T। अब इसका 3rd है कि द बॉइलिंग पॉइंट किसका, लेड का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेड इज, ए इसका आंसर है 1750 डिग्री सेल्सियस। अब इसका 4 MCQs है कि द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, और ये तो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हीट एनर्जी हम गेन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, सन से कर रहे हैं। द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज, इसका क्या होगा, बी, सन। 5 इसका है कि द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI इज, कितनी है, 7। 6 है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, बी, मीटर पर सेकेंड। 7 है, द फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो है F इज इक्वल टू ma, इसका ए पार्ट। 8 MCQs है, द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, ए इसका ऑप्शन है, AC V/R। 9 है, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, बी, न्यूटन पर मीटर। 10 है, द फार्मूला ऑफ अर्थ इज ME इज इक्वल टू R स्केयर G ओवर कैपिटल G। 11, 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। और इसका लास्ट है, मैस एनर्जी इक्वेशन इज, ए पार्ट, E इज इक्वल टू MC स्केयर। अब देखिए मैंने आपको निशान तो लगवा लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ 1 का डी पार्ट। अब आप बुक अपनी खोलें, बुक पे निशान लगाते जाएं, ताकि आपको जब पेपर में रिवीजन करनी पड़े तो आप आराम से वहाँ पे निशान लगे होंगे, बुक से रिवाइज कर लें। अब पहले का मैंने डी बताया था तो वो 147 पेज पे है। 2 का मैंने ए बताया था तो वो 174 पेज पे। 3rd का मैंने बताया था ए 180 पेज है और टेबल है 8.2। 4 का बी ऑप्शन था 125 पेज और हेडिंग है लाइट एनर्जी। 5 का सी पार्ट 6 पेज है, टेबल है 1.1। 6 MCQs था, उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, बी, पेज 36। 7 का ए था, पेज 60 और इक्वेशन कौन सी है, 3.3। 8 ए उसका ऑप्शन था, पेज 92। 9 का ऑप्शन बी था, पेज 78, इक्वेशन कौन सी थी, 3.4। 10 MCQs था, उसका ऑप्शन ए करेक्ट था, पेज के है 110 यानी 110, इक्वेशन कौन सी है, 5.7। 11 का ए है, पेज 120, हेडिंग है यूनिट ऑफ वर्क। लास्ट 12 ए ऑप्शन था, पेज 133, हेडिंग है मैस एनर्जी इक्वेशन। ये हमारे 12 MCQs थे
पिंडी बोर्ड के 2019 फर्स्ट ग्रुप के। तो मैंने आपको बाकायदा पेज नंबर भी बता दिया, आप बुक पे निशान लगा लें और आपको तसल्ली भी हो जाएगी कि वाकई यही इनके आंसर करेक्ट है। जी, अभी मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का है और दूसरा उसका जो है पार्ट 1 है सब्जेक्टिव टाइप का, उसमें 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं और हर क्वेश्चन पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं 8 और में से 5 करने होते हैं। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, सबको आता भी होगा, लेकिन यहाँ मेरे लिखने का मकसद ये था कि अगर किसी को समझ नहीं है, यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, बुक से करना चाहते हैं बुक से कर लें। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं कि बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिनकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, दूसरी क्वांटिटीज़ को शो किया जाता है। यानी बेस क्वांटिटीज़ की बिना पर दूसरी क्वांटिटीज़ को शो किया जाता है। तो अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लेंथ, mass and time. Derived quantities, the quantities that are expressed in term of base quantities. यानी इन बेस क्वांटिटीज़ की बिना पर दूसरी क्वांटिटीज़ को शो किया जाता है और इनको बेस क्वांटिटीज़ की बिना पर एक्सप्रेस किया जाता है। इनको क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट टू रूल्स। आपने 2 रूल्स बताने हैं। कौन से? राइट टू रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट इन मेजरमेंट। पहला ये है कि नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो को छोड़ के कोई से भी हम इनसे ले लें, कोई से भी हम इनसे ले लें। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो सिवाय ज़ीरो के, एक्सेप्ट ज़ीरो, वो क्या होंगे? अगर 2 हैं तो उसका सिग्निफिकेंट 2 होगा, 6 है तो 6 होगा। यानी नॉन ज़ीरो जो है हमेशा वो सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा क्या है कि ज़ीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई से नॉन ज़ीरो डिजिट हैं और उनके दरमियान में ज़ीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। बिलफर्ज हम लिख रहे हैं 405 यानी 405, तो हम उसको इसके कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पे अगर ज़ीरो 2 डिजिट के दरमियान आ जाए तो वो भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट में। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है कि डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। यानी साइंटिफिक नोटेशन आपने बतानी है, डिफाइन करनी है और इसकी एक एग्जाम्पल बतानी है। अब यहाँ पे इट इज़ अ वे, ये एक ऐसा मेथड है टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर, यानी एक नंबर को एक्सप्रेस करने का, हैज़ ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी वो 1 एंड 10 के दरमियान हो, मल्टीप्लाई बाय 10, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हैविंग एन अप्रोप्रिएट पावर। अब यहाँ पे अब उस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि अब देखिए मून है, मून का डिस्टेंस ज़मीन से कितना है? द मून इज इतने मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक, अब डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड किस में? इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ हमारा ये मीटर है, इसमें पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, पॉइंट किधर है? लास्ट में। हम लास्ट से उठा के साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कहाँ पॉइंट लेके आते हैं? जिसके लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू हो। तो अब यहाँ अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो 10 की पावर प्लस होती है। अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस होती है। तो हम पॉइंट को कितने डिजिट इधर लेके आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, हमने लिखा 3.84 10 की पावर 8 मीटर। तो ये हमने इसको किस तरह लिख लिया? साइंटिफिक नोटेशन में। ज़रूरी नहीं आप ये एग्जांपल दे दें, आप कोई भी डिजिट लिख लें, 3 4 5 6 लिख ले, 1 2 3 4 5 कुछ भी 4 5 डिजिट लिख लें और उसके लास्ट में, अगर लास्ट में पॉइंट होगा, अगर आप पॉइंट नहीं लिखेंगे, उस पॉइंट को उठा के कहाँ लेके आएँ ताकि उसके लेफ्ट साइड पे एक डिजिट हो। तो आप जितने पॉइंट इधर उठा के लाए उधर लिख दो 10 की पावर इतना। लाजमी नहीं कि आप, लेकिन ये भी चले, ये जो याद करें ये एमसीक्यूज आ जाता है, लेकिन आप कोई भी वैल्यू लिख सकती है। इसका 4 क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्टेंस क्या है कि लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कोई से 2 पॉइंट हैं उनके दरमियान जितनी लेंथ है उसको कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
क्या मतलब, डिस्टेंस है, एक चीज़ यहाँ से चली है, पहले इधर गई है, फिर उधर गई है, तो हम डिस्टेंस में क्या करेंगे, ऐसे भी डिस्टेंस और फिर ऐसे दोनों कैलकुलेट करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसका सेकंड पॉइंट है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी completely described with the help of magnitude only. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, displacement is a vector quantity because it can be completely described with the help of magnitude as well as direction, यानी and direction. अब इसी क्वेश्चन का पार्ट है 5। अब 5 पार्ट में हम क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एक बॉडी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। दोनों का सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड। स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय गिवन फार्मूला, यानी स्पीड के ऊपर क्या आता है, डिस्टेंस कवर्ड। वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय गिवन फार्मूला, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। दोनों के नीचे टाइम तो आएगा, लेकिन स्पीड के ऊपर क्या आएगा, डिस्टेंस, और वेलोसिटी के ऊपर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इनका पॉइंट है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, डिफाइन मोमेंटम एंड राइट इट्स यूनिट। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम किससे शो करते हैं, पी से। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, यानी एक बॉडी मूव कर रही है जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी और उस बॉडी का जितना मास होता है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो उस बॉडी का मोमेंटम आ जाता है। यूनिट इसकी क्या है, द ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम इन सिस्टम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। 7 क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होती है, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उनको जो रोकने की कोशिश करती है फोर्स, वो क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शन, दैट इज एफ एस इक्वल टू म्यू आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड टू मूव अ बॉडी, यानी फ्रिक्शन किसकी इक्वल होती है, उस फोर्स की इक्वल होती है जो उस बॉडी को दी जाती है, जो उस बॉडी को क्या करती है, मूव करने की कोशिश करवाती है, जो कि बॉडी रेस्ट पे होती है। इट इंक्रीजेज विद अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, यानी हम इसको जितना ज़्यादा करेंगे ये भी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस, लेकिन इससे ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी जितनी मर्जी हम वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उस बॉडी को रोकने वाली जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी हम जितनी ज़्यादा उसको फोर्स अप्लाई करते जाएं मूव करने के लिए, लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, यानी इससे ज़्यादा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अपोज नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 8, लास्ट पार्ट में वो पूछते हैं कि डिफाइन एडवर्ड मशीन एंड राइट इट्स वन यूज। अब यहाँ से देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि एडवर्ड मशीन क्या होती है। एडवर्ड मशीन क्या है कि एन एडवर्ड मशीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑफ अनइक्वल मासेस, यानी दोनों के जो मास हैं वो डिफरेंट हैं। बोथ ऑब्जेक्ट आर अटैच, दोनों अटैच हैं किसके साथ, टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है
स्ट्रिंग के एक एंड पे एक बॉडी अटैच है, दूसरे एंड पे दूसरी बॉडी अटैच है, और वो जो स्ट्रिंग है ना वो पास हो रही है एक पुली में से। द स्ट्रिंग पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और वो पुली कौन सी है? जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। दिस अरेंजमेंट इज समटाइम यूज्ड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब ये तो इन फार्मूला में लिख दिया कि जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और डिवाइडेड किया m1 माइनस m2, लेकिन इसी तरह हमने दो पढ़े थे इसके यूज। एक में हम टेंशन फाइंड करते हैं, तो अगर आपको टेंशन वाला फार्मूला याद है तो आप वो एग्जांपल दे दें, अगर आपको ये याद है तो ये दे दें, दोनों में से जो मर्जी दे दें। अगर क्वेश्चन पूछने वाला वो ये कहता है कि गिव इट्स टू यूजेस, तो फिर आप दोनों लिख लें। ठीक है, ये तो हमारा पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। पार्ट 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब है कि अ बॉडी इज बैलेंस, बॉडी कब बैलेंस होती है? इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। यानी जितना क्लॉकवाइज मोमेंट हो इतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो, तो तब बॉडी क्या होती है? बैलेंस होती है। और ये क्या है? मोमेंट्स का प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर है 2, व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड, यानी हम कैसे डिफाइन करेंगे? एज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे यानी उस बॉडी का पूरा वेट अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली एक्ट डाउन करता है, वहाँ पे उसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थर्ड है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक तो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, अब आर्टिफिशियल क्या होते हैं? साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स, साइंसदानों ने कई ऑब्जेक्ट भेजे, कहाँ? इनटू स्पेस। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, उनमें से कुछ जो हैं वो ज़मीन के गिर्द क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो साइंटिस्ट ने भेजे हैं वो उनको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होते हैं, जिस तरह वो मून है, सन है, तो ये क्या है? ये नेचुरल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज, यानी जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है? विद एल्टीट्यूड एक्सप्लेन, यानी जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। अब यहाँ कंसिडर अ बॉडी, फर्ज किया कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो एक हाइट h पे है, यानी एल्टीट्यूड h पे है। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बिकम्स। आप देखिए, वैसे तो अगर कोई बॉडी ज़मीन की सरफेस पे है तो फिर अर्थ का रेडियस और उस बॉडी का डिस्टेंस जो होगा वो सिंपल r होगा, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। अगर वो बॉडी सरफेस से हाइट पे है तो फिर उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r प्लस एच। एट हाइट h ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एच कैन बी फाउंड या कैन बी डिटरमाइन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। यानी अगर कोई बॉडी अर्थ से कुछ हाइट पे है तो हमने अगर उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगा के करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन, आप बेशक इसको इक्वेशन को कोई नाम दे दें या वैसे लिख दें, अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन वी कम टू नो एट ए हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस, यानी कितनी हाइट पे जाएं जितना ज़मीन का रेडियस है, अगर ज़मीन का जितना रेडियस है इतना ही ज़मीन से ऊपर जाएं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/4। यानी जी की वैल्यू ज़मीन पे क्या है? 9.8 है, राउंड करके हम 10 लिखते हैं, तो 1/4 का मतलब है कि 2.5। तो यहाँ पे अगर जितना ज़मीन का रेडियस है इतने उस अर्थ से ऊपर जाएं तो जी की वैल्यू 1/4 हो जाती है ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, यानी जितनी ज़मीन पे वैल्यू है उसका 1/4 हो जाती है। अगर जी व्हाट इज मेंट बाय कपल, गिव एन एग्जांपल।
आपने ये पूरी बुक मतलब पढ़ी होगी, आपको आसान लगते होंगे, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ ताकि आपको ढूंढने ना पड़े क्वेश्चन। कपल क्या होता है? अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। यानी अगर एक मतलब राइट साइड पे फोर्स लग रही है तो दूसरी क्या होगी? लेफ्ट पे होगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अ कपल इज फाउंड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। अनलाइक का मतलब है दोनों एक जैसी, एक उनकी डायरेक्शन नहीं है, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। यानी एग्जांपल क्या है कि व्हेन द ड्राइवर टर्न अ व्हीकल ही अप्लाइड फोर्सेज। यानी जब वो गाड़ी को टर्न करता है तो फोर्स लगाता है, फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? डेट प्रोड्यूस अ टॉर्क, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दिस टॉर्क टर्न द स्टेयरिंग व्हील, ये उसको स्टेयरिंग को टर्न करता है। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन अपोजिट साइड्स। यानी अगर एक डाउनवर्ड है तो दूसरी तरफ अपवर्ड होगी। अपोजिट साइड ऑफ द स्टेयरिंग व्हील, दीज फोर्सेज आर इन मैग्नीट्यूड, क्या होगा? दीज फोर्सेज आर इक्वल हो सकता है। यानी दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आप इक्वल लिखें। दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। दीज टू, जो दोनों फोर्सेज होंगे, टू फोर्सेज फॉर्म अ कपल। यहाँ पे दीज फोर्सेज आर, आप बेशक यहाँ पे इक्वल लिख लें, जगह नहीं है, चले इक्वल लिख लें। अगला क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन है कि डिफाइन एनर्जी, राइट टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक तो हमने बताना है कि एनर्जी क्या है। अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी, एक बॉडी जो, यानी जिस एक बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है, इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। यानी अगर अ बॉडी पोजेसन, हम तब कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर एनर्जी है अगर वो काम करने के काबिल है, ये एनर्जी है। अब मैकेनिकल एनर्जी हैज़ टू टाइप्स, एक है काइनेटिक और दूसरी क्या है? पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट की स्पीड क्या है? वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट है क्वेश्चन का कि डिफाइन पावर एंड राइट इट्स ऐसे यूनिट। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी पावर क्या है? वर्क डन ओवर टाइम टेकन। इसको सिंबल में लिख लें और इसका यूनिट क्या है? द ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज वाट। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर है 4। इसके 3 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का है और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 दिए हुए हैं। तो पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड राइट देयर यूनिट्स। हमने बताया कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेस इज डिफाइंड हैज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होती है? वो वाली फोर्स जो यूनिट एरिया पे एक्ट करती है एट द सर्फेस ऑफ बॉडी। इसका यूनिट क्या है? ऐसे इन SI द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब स्ट्रेन क्या होती है? व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब स्ट्रेस एक बॉडी पे एक्ट करती है तो वो क्या होता है? इट मे चेंज, वो चेंज कर देगी। किस चीज़ को चेंज कर देगी? इसकी लेंथ को कर देगी, वॉल्यूम को कर देगी, शेप को कर देगी। अ कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस। यानी पहले एक ओरिजिनल चीज़ थी, जब उस पर स्ट्रेस की फोर्स लगी है तो उसकी ज़ाहिर है उसमें चेंजेस आएंगी। लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, शेप हो सकती है। तो जो हम उसका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ। अगर उसकी लेंथ चेंज हुई है या वॉल्यूम चेंज हुआ है या शेप, तो पहले और बाद का जो कंपैरिजन करते हैं वो इसका क्या होगा? इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, जो उसमें चेंज आएगा। यूनिट क्या है? देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन यंग मॉडुलस। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसिल स्ट्रेन। टू का मतलब है ऊपर स्ट्रेस, नीचे टेंसिल्स। टू का मतलब ये, इसके बाद क्या? नीचे बटे में आ जाएगी। यानी स्ट्रेस टू टेंसिल स्ट्रेन इज कांस्टेंट within the elastic limit of the body. The ratio of stress to tensile strain is called as Young modulus. क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वेरी विद हाइट के, वेरी का मतलब चेंज होना, क्यों चेंज होता है? हाइट के साथ। अब यहाँ पे है कि अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अपवर्ड। अर्थ का एटमॉस्फेयर ज़मीन से कहाँ फैला हुआ है? ऊपर की तरफ।
अबाउट फ्यू 100 किलोमीटर। आप किलोमीटर बेशक स्पेलिंग में लिख लें, फ्यू 100 किलोमीटर विथ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग डेंसिटी। यानी अब यहाँ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो एक ही रेशियो से, एक ही रेट से उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ये नहीं कि पहले डिक्रीज हुई फिर यहाँ पे इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, नहीं। विथ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग डेंसिटी नियरली हाफ ऑफ इट्स मास इज बिटवीन सी लेवल एंड 10 किलोमीटर अप टू 30 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल कंटेन अबाउट, यानी कहाँ 10 से 30 तक सी लेवल से, तो उसके अंदर कितना एटमॉस्फेयर का मैस है। एटमॉस्फेयर का मैस क्या है, उसमें गैसेस हैं, उसके बाद डस्ट है, जो वो तकरीबन टोटल कितना उसका वजन है, इतने हाइट पे 10 से 30 पे 99%। द एयर बिकम थिनर एंड थिनर एज वी गो अप। तो अगर एयर होगी तो प्रेशर होगा। तो कहते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे कहते हैं कि 30 किलोमीटर तक इस मैस कितना है 99%। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हवा कम होती जाएगी, जब हवा कम होती जाएगी तो उसका प्रेशर भी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय बायमेटालिक स्ट्रिप? अ बायमेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू थिन स्ट्रिप, बाय मीन डबल, ऑफ डिफरेंट मेटल, यानी दो मेटल है उनको जोड़ा हुआ है, सच एज फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ब्रॉस है एंड आयरन है, ब्रॉस पीतल, आयरन लोहा, ज्वाइन टुगेदर, यानी दो स्ट्रिप को जोड़ दिया गया और डिफरेंट मेटल है। ऑन हीटिंग द स्ट्रिप, जब उनको हीट करेंगे तो ब्रॉस एक्सपैंड मोर देन आयरन, यानी ब्रॉस क्या हुआ, जल्दी एक्सपैंड हो गई आयरन की निस्बत। दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप। जब दोनों इक्वल अगर वो एक्सपैंड होती तो फिर वो बेंड ना होती, एक अगर ज़्यादा एक्सपैंड होगी तो वो क्या होगी, वो बेंड हो जाएगी। तो ये था बायोमेटालिक स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज हीट अफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ मालिक्यूल ऑफ ए गैस? तो ज़ाहिर है जिस भी किसी के मालिक्यूल होंगे, लिक्विड के हैं, जो सॉलिड के हैं, गैस के हैं, जब उनको हीट किया जाए तो उनकी क्या होती है, मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ गैस की बात हो रही है तो क्या है कि बाय हीटिंग द गैस इट्स मालिक्यूल गेट हाई काइनेटिक एनर्जी, चाहिए हाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एंड स्टार्ट टू कोलाइड, और एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएंगे, मोर रैंडमली, यानी ज़्यादा रैंडमली, क्योंकि गैस की मालिक्यूल की हरकत ही क्या होती है, रैंडमली होती है। एंड मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल इज इंक्रीज, और उनकी हरकत ज़्यादा हो जाएगी बाय हीटिंग, हीट अप करने से। सो प्रेशर ऑफ गैस मालिक्यूल इंक्रीज बाय हीटिंग। अब क्वेश्चन हमारा था कि हाउ डज हीट अफेक्ट, यानी कैसे हीट अफेक्ट करती है गैस के मालिक्यूल पे, तो कैसे हीट करेगी, जब उसको हीट करेगी तो उसका क्या होगा, प्रेशर गैस का ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 है कि वाई डबल वॉल ग्लास वेसल इज यूज इन थर्मोफ्लास्क? इन ए थर्मोफ्लास्क मोस्ट ऑफ हीट इज़ प्रिवेंटेड, यानी थर्मोफ्लास्क में ज़्यादातर हीट बचाई जाती है, कैसे बचाई जाती है, टू एंटर और लीव, यानी ना वो अंदर जाती है ना वो बाहर आती है, लीव द फ्लास्क। दिस इज डन, ये कैसे होता है, बाय सूटेबल मेजर टू रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू, यानी ये कौन सी तदाबीर होती हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आपने ये सारी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, मैंने तो आपके आसानी के लिए ये लिख दिए हैं, आपको आते हैं तो थोड़ा ज़रा मैं जल्दी जा रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन फिर भी कोई समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको दोबारा सही तरह समझा दूँ। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ डज हीट रीच अस फ्रॉम सन? सन की हीट हम तक कैसे पहुँचती है? रेडिएशन के ज़रिए, थ्रू रेडिएशन हीट रीच अस फ्रॉम द सन। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रिसेंट ईयर, रिसेंट का मतलब है कि अभी 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 हाल में, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन इंक्रीज कंसिडरेबली, यानी अभी कुछ ही सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जितनी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में उससे ज़्यादा, कंसिडरेबली यानी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई है। दिस हैज़ कॉज्ड, इसकी वजह से, एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी इसकी वजह से
जो अर्थ का टेम्परेचर था एवरेज वो ज़्यादा हो गया। कैसे? बाय ट्रैपिंग मोर हीट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट ने जो हीट को ट्रैप किया, जो इसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। दिस फेनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एंड दिस हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट, यानी ये मौसम के लिए एक सीरियस मसला भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा अभी हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन 3 किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इनके निशान लगा के दूंगी। आगे जो क्वेश्चन है ना, 3 लॉन्ग, 3 में से 2 करने हैं जी। अब इस पेपर का पार्ट 2 है लॉन्ग क्वेश्चन। आप देखिए 3 होंगे, 3 में से 2 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट है, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये पे नंबर 46 पे, और इसी का बी पार्ट है। अब वो मैंने एग्जांपल जो है ना वो लिखी नहीं है, इसका बी पार्ट है पे नंबर 68, और एग्जांपल कौन सी है? 3.6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स फार्मूला। ये पे नंबर 121 पे है। इसका बी पार्ट है पेज नंबर 92, और ये भी एग्जांपल है 4.3। अब देखिए 3 न्यूमेरिकल आने थे, 3 में से 2 एग्जांपल आ गई और एक थर्ड न्यूमेरिकल है। ये 68 पे 3.6 है, और ये 92 पे 4.3 एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर है 7, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड। ये पेज नंबर है 174, और इसका बी पार्ट जो है वो पेज 165 पे न्यूमेरिकल है 7.1, यानी जो 7वां चैप्टर है उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो ये हमारा पेपर हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे पेपर सॉल्व करने के। तो और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर आप किसी ने कोई टेस्ट देना चाहता है तो वो भी मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं टेस्ट भी लूँगी। और 1 बाय 1 चैप्टर करके फिजिक्स के फुल बुक के एमसीक्यूज़ के अंदर निशान लगाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।